हेलो फ्रेंड्स। सफल स्टेप्स में आप सबका एक बार फिर स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे राजस्थान में बुनियादी सामाजिक सेवाएं, शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में। आप सभी लोग जानते हैं कि किसी भी सोसाइटी के लिए, किसी भी स्टेट के लिए हेल्थ और एजुकेशन दोनों ही बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं, क्योंकि अगर हमारी जनता स्वस्थ नहीं रहेगी तो बाकी सारी योजनाएं किसी काम की नहीं है। और शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो हम जानते हैं कि शिक्षा आज के दिन विकास की धुरी है। अगर डेवलपमेंट हम अच्छा चाहते हैं तो शिक्षा को हमें प्रमोट करना ही पड़ेगा। शिक्षा के प्रमोशन से ऑटोमेटिकली लोग धीरे धीरे सामाजिक बुराइयां, सामाजिक समस्याएं, इन सब से दूर होते जाते हैं और समाज का उत्थान होने लगता है। और इसके साथ साथ कहीं ना कहीं हम ये भी जानते हैं कि सामाजिक बुराइयों के साथ बेरोजगारी, गरीबी, ये समस्याएं भी शिक्षा के साथ में निदान हो सकता है इनका। तो आइए देखते हैं कि राजस्थान में सामाजिक सेवाओं में स्पेसिफिकली शिक्षा और स्वास्थ्य के संबंध में राजस्थान सरकार क्या काम कर रही है। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि राजस्थान के अंदर प्राथमिक शिक्षा के संबंध में, प्राइमरी एजुकेशन के बारे में सरकार ने क्या काम किया है। तो देखिए, प्राइमरी एजुकेशन में बेसिकली एक प्रोग्राम गवर्नमेंट चला रही है जिसका नाम है निशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण योजना। इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ने का नहीं है, नाम से ही पता चल जाता है। हमारे राजस्थान में गवर्नमेंट ने एक अलग से ऑर्गेनाइजेशन बना रखा है, संस्थान बना रखा है, जिसका नाम है राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल, जो पाठ्य पुस्तक प्रिंट करना और इन सब का काम करता है। उसके माध्यम से, उसके थ्रू पहली से लेकर 8वीं तक के विद्यार्थियों को मुफ्त में स्कूलों में किताबें दे दी जाती हैं, सरकारी स्कूलों में, जिसको हम लोग बोलते हैं राजस्थान पाठ्य पुस्तक वितरण योजना। उसके बाद ऐसी एक और योजना है जिसका नाम है विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना। ये योजना क्या है? देखिए, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ने लिखने के लिए स्कूल में आते हैं या स्कूल से आते जाते हैं, तो ऐसे में उन विद्यार्थियों का दुर्घटना हो जाने पर उनका बीमा एक कराया गया है जिससे उनको लाभ मिल सके। किस किस विद्यार्थी को ये लाभ मिलेगा? सबसे पहली बात है कि वो बच्चा या तो सरकार के राजकीय विद्यालय मतलब गवर्नमेंट स्कूल का विद्यार्थी होना चाहिए, पहली से 8वीं तक का, या फिर कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय महाविद्यालय का, या फिर मेवात बालिका आवासीय विद्यालय का, या फिर वैकल्पिक शिक्षा के लिए जो गवर्नमेंट के आवासीय विद्यालय चल रहे हैं उनमें अगर वो पढ़ रहा होगा तो इस योजना का लाभ मिलेगा। उसके बाद एक और योजना है जिसका नाम है प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति। आप जानते हैं कि प्री मैट्रिक का मतलब है मैट्रिक से पहले, तो मैट्रिक से पहले गवर्नमेंट छात्रवृत्ति प्रदान करती है, लेकिन उसके लिए सेलेक्टेड क्राइटेरिया है कि जैसे विद्यार्थी या तो एससी से हो या एसटी से हो या ओबीसी से हो, आर्थिक कमज़ोर वर्ग से, जिसको इकोनॉमिक वीकर सेक्शन बोलते हैं, उनसे, उन सब बच्चों को यहाँ पे छात्रवृत्ति की व्यवस्था की जाती है। इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने बहुत सारी योजनाएं विधवा और परित्यक्ता महिलाएं जो हैं उनके लिए भी चला रखी हैं, जिसमें से एक मुख्यमंत्री संबल योजना भी है। अब हम लोग देखते हैं कि और कौन कौन से प्रोग्राम शिक्षा के संबंध में चलाए जा रहे हैं। तो एक है भामाशाह सम्मान समारोह। राजस्थान का नाम आता है तो भामाशाह का नाम बीच में ज़रूर आएगा ही आएगा, क्योंकि भामाशाह ने काम ही ऐसा किया था कि वो अपने एक दान के कारण पूरे इतिहास में अमर हो गए। तो अब आज हमारे यहाँ जो भी दानवीर होते हैं, जो दान देते हैं, उनको भामाशाह के नाम से जाना जाता है। बहुत सारे ऐसे सरकारी संस्थान, स्कूलें, ये सब हैं जो इस उम्मीद में रहती हैं कि कोई बड़ा भामाशाह, मतलब कोई बड़ा दानवीर उस गांव का, उस क्षेत्र का दान दे दे, और दान दे के सरकारी स्कूलों की, उनकी संस्थाओं की मदद हो सके। तो बहुत सारे स्कूलों के अंदर फर्नीचर भामाशाह लोग दे देते हैं, बहुत सारे स्कूलों के अंदर कमरे भामाशाह लोग बनवा देते हैं। ठीक ऐसे ही लोग कंप्यूटर वगैरह दान में दे देते हैं, फर्नीचर दान में दे देते हैं, सब कुछ स्कूलों में आता है। इसके अलावा स्कूलों में जो 15 अगस्त 26 जनवरी के कार्यक्रम होते हैं, स्थापना दिवस वगैरह मनाए जाते हैं, वार्षिक समारोह होता है, उसमें भी ये लोग दान दे देते हैं। अब भामाशाह दान दे तो देता है, लेकिन सरकार कहती है कि अगर एक भामाशाह ने इतना बड़ा काम स्कूल के लिए किया है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसका सम्मान करें। तो गवर्नमेंट एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करती है जिसमें इन भामाशाहों का सम्मान किया जाता है। और ये योजना आज की नहीं, पुरानी है, 1 जनवरी 1995 से चल रही है। तो इससे क्या होता है, दानदाताओं को प्रेरणा मिलती है कि देखो, हमने दान दिया, अच्छा काम किया, और सरकार ने हमारा सम्मान किया है। ऐसे ही एक और कार्यक्रम है जिसका नाम है स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम। ये स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम क्या है? बेसिकली स्कूल के जो छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे कहाँ कहाँ के राजकीय स्कूल के या गैर राजकीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूल के बच्चे, उन लोगों के, उन बच्चों का स्कूलों के अंदर जाके स्वास्थ्य परीक्षण या हेल्थ चेकअप किया जाता है, और इसकी जिम्मेदारी है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के पास में। इसके बाद एक और कार्यक्रम चल रहा है जो राजस्थान गवर्नमेंट का नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, भारत सरकार का है, जिसका नाम है समग्र शिक्षा अभियान के नाम से ये चलाया जाता है। और ये भारत सरकार के फ्लैगशिप कार्यक्रम में से, मतलब सरकार के मुख्य योजनाओं में से है। इसमें सरकार ने मोटी मोटी 5-6 चीज़ों को लक्ष्य बना रखा है, जैसे गुणवत्तापूर्वक शिक्षा प्रदान करना, कि हर छात्र को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। इसके साथ साथ छात्रों को सीखने के परिणामों को
बढ़ावा मिले, मतलब छात्र जो सीख रहे हैं उसका आउटपुट अच्छा है। एजुकेशन में देखा जाता है कि लड़के और लड़कियों के बीच में वर्गांतर है, मतलब लड़कों की संख्या ज़्यादा लड़कियों की संख्या कम है, तो वो अंतर खत्म हो। सामाजिक आधार पे किसी एक जाति विशेष के बच्चे कम पढ़ते हैं किसी के ज़्यादा, तो वो अंतर दूर हो, सभी को शिक्षा मिले। और इसके साथ साथ स्कूल शिक्षा में सभी स्तर पे समानता और समावेशन सुनिश्चित हो। समानता का मतलब सबको एजुकेशन मिले, और समावेशन का मतलब है कोई भी वर्ग पिछड़े नहीं, कोई छूटे नहीं। और इसके साथ साथ शिक्षा प्रणाली में व्यावसायिकता को, यूं समझिए प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, कमर्शलाइजेशन उसको थोड़ा सा करना। और इसके साथ साथ हम जानते हैं कि राइट टू एजुकेशन एक्ट के नाम से, शिक्षा के अधिकार अधिनियम के नाम से कानून भारत में लागू हुआ था, तो उस कानून के प्रावधानों को भी लागू कर देना, जिसमें 14 साल से छोटे हर बच्चे को अनिवार्य शिक्षा का कार्यक्रम था, अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान था, तो वो भी समग्र शिक्षा के माध्यम से सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है। इसके अलावा जो पढ़ाने वाले लोग, मतलब जो शिक्षक वर्ग है, उनके प्रशिक्षण वगैरह का भी यहाँ पे काम किया जाता है कि उनको प्रशिक्षण देंगे तो पहले की तुलना में वो बेहतर काम कर पाएंगे। इस योजना में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों पैसे लगाते हैं, और उनका जो अनुपात है वो है 60-40। अब उसके बाद में अगला है राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 आप सभी जानते हैं, मैंने आपको बताया कि 14 साल तक के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान इसमें किया गया है। लेकिन इसके साथ साथ इसमें कुछ और भी चीज़ें हैं। राजस्थान में इसको लागू कब किया गया? 1 अप्रैल 2010 को। इसमें हमने क्या किया, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के जो बच्चे हैं उनके लिए प्राइवेट स्कूलों में भी, गवर्नमेंट में तो सब खुला है, प्राइवेट में भी उनके लिए 25% सीटें आरक्षित कर दी कि 25% बच्चे तो ईडब्ल्यूएस क्लास से या कमज़ोर वर्ग से प्राइवेट स्कूल के अंदर पढ़ेंगे, और समय पे इसकी निगरानी हो सके। प्राइवेट स्कूलों के अंदर इस प्रावधान को ठीक से माना जा रहा है, इसके लिए एक वेब पोर्टल बना दिया गया है जिसका नाम है www.rajpsp.nic.in। इसके माध्यम से इसकी निगरानी होती है, और कोशिश ये की जाती है कि स्कूलों को समय पे इस फीस का पुनर्भरण हो सके। क्योंकि उसको यूँ समझें कि अगर सरकार कहती है कि 25% इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की सीटें, तो प्राइवेट स्कूल तो ये बोलेगा ना कि भाई उस 25% के पैसे कौन देगा, हम तो उस 25% को भी अमीरों के बच्चों को सीट दे के पैसे कमा लेते, तो गवर्नमेंट उनको कुछ अनुदान या ग्रांट देती है, उसकी मॉनिटरिंग इस पोर्टल के माध्यम से होती है। इसके साथ साथ अगर ये देखा जाए कि कौन से बच्चों को एडमिशन मिलेगा, कमज़ोर वर्ग किसको मानेंगे, तो पहले 1 लाख रुपए से कम आय होती थी सालाना, उनको मानते थे, अब इसको बढ़ा के 2.5 लाख कर दिया गया है। 2.5 लाख से नीचे वालों को यहाँ पे प्रवेश मिलता है। उसके बाद गवर्नमेंट का एक और प्रोग्राम, गवर्नमेंट के कई सारे प्रोग्राम जो किशोर बालिकाओं के लिए या बालिका सशक्तिकरण के लिए चलते हैं, उनमें से एक है मीना राजू और गार्गी मंच। मीना राजू और गार्गी मंच बेसिकली दो अलग अलग हैं, एक तो मीना राजू मंच है और एक गार्गी मंच है। ये बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है इनका? इनका बेसिक ऑब्जेक्टिव है कि समाज में जो कुप्रथाएं हैं उनके प्रति लोगों को जागरूक करना, सामाजिक उत्थान करना, ये सब इसका प्रयास है। जैसे कि बाल विवाह के बारे में जागरूकता लाना, दहेज प्रथा के बारे में जागरूकता लाना, और माता पिता को प्रेरित करना कि वो अपने बच्चों को, जो स्पेशली बच्चियों को जो बीच में पढ़ाई छोड़ देती हैं, उनको फिर से पढ़ाई से जोड़ना। ये सारे के सारे काम यहाँ पे किए जाते हैं। अभी तक अगर हम लोग देखें तो 19,284 उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अंदर मीना राजू मंच का गठन किया गया है। तो 6ठी से 8वीं तक की जो स्कूलें होती हैं उनमें मीना राजू मंच होता है। 8वीं के बाद 9वीं से 12वीं तक वहाँ पे फिर गार्गी मंच तैयार किया जाता है। ये जो नंबर है कि कितने गार्गी मंच बन गए, इसको आप ऐसा सच याद रखें, इसकी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जब आपका एग्जाम होगा तब तक ये आंकड़े वैसे भी बदल चुके होंगे। ये आंकड़े तो दिसंबर 2021 तक ही अपडेटेड है। उसके बाद में अगला आता है अध्यापिका मंच। जैसे ये मीना राजू और गार्गी मंच विद्यार्थियों के लिए, मतलब छात्राओं के लिए बने हुए हैं, ठीक वैसे ही बालिकाओं में शैक्षणिक गतिविधि बढ़े और लड़कियों को थोड़ा फ्रेंडली एटमॉस्फेयर मिले, इसलिए जो फीमेल टीचर्स हैं, महिला अध्यापिका हैं, उनके लिए भी एक मंच बनाया गया है, और ब्लॉक स्तर पे ये मंच बनाया जाता है। फिगर अगेन मैं बोलूँगा, याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि 301 अध्यापिका मंच बन चुके हैं। उसके बाद अगला है शैक्षणिक किशोरी मेला। ये शैक्षणिक किशोरी मेला बेसिकली इस उद्देश्य से लगाया जाता है, एक मेला मतलब एक ये समझ लीजिए कि एक इवेंट ऑर्गेनाइज कर दिया जाता है, और उसमें हम लोग कोशिश ये करते हैं कि बच्चों के जो रचनात्मक शिक्षण के प्रति रुचि होती है वो सामने निकल के आए, विज्ञान और गणित पे हम लोग विशेष ध्यान दे सकें। और जब इस तरह की गतिविधि, एक तो है सिंपल क्लासरूम स्टडी, रोज क्लास में पढ़ा देना, दूसरा है कि जैसे कभी मेले आयोजित करना, उनको प्रोग्राम के लिए प्रोजेक्ट बना के लाने को कहना, तो उससे बच्चों में सब्जेक्ट के प्रति, उन चीज़ों के प्रति जुड़ाव बढ़ता है। 11 अक्टूबर 2021 को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस हम लोग मनाते हैं।
उसके बाद आगे चलते हैं। फिर है बालिका शिक्षा हेतु नवाचार। हम कुछ न्यू एक्टिविटीज़ को भी गर्ल्स एजुकेशन के लिए अब इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोगों ने एक योजना चलाई है जिसका नाम है रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण, और उसको हम लोगों ने शॉर्ट में नाम दिया सक्षम। तो इसके अंदर लड़कियों को आत्मरक्षण के लिए हम लोग प्रेरित करते हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे लड़कियों के अंदर, स्कूलों के अंदर उनका एनरोलमेंट ज़्यादा होता है, स्कूल छोड़ने की प्रवृत्ति कम आती है, सीखने की क्षमता बढ़ती है। ठीक ऐसे ही एक और योजना है जिसका नाम है उत्कृष्ट विद्यालय योजना। नाम से ही पता चल रहा है कि हमारे जो विद्यालय चल रहे हैं उनमें से हम किसी एक विद्यालय को उत्कृष्ट विद्यालय घोषित करेंगे। इससे पहले एक विद्यालय घोषित किया जाता है जिसका नाम है आदर्श विद्यालय। आदर्श विद्यालय से परामर्श करके उसके सुझाव पे हम लोग किसी दूसरे विद्यालय को घोषित करते हैं कि ये विद्यालय उत्कृष्ट है। और विद्यालयों को भी जब इस तरह का रिकॉग्निशन मिलता है तो एक तो पेरेंट्स के मन में उस विद्यालय के प्रति विश्वास पैदा होता है कि अच्छा, ये उत्कृष्ट विद्यालय का अवार्ड मिला है सरकार से, ये आदर्श विद्यालय। और दूसरी बात क्या है कि विद्यालय के जो संचालक हैं, विद्यालय के जो स्टाफ हैं, उनको भी मोटिवेशन मिलता है कि हमने मेहनत अगर की है तो सरकार ने हमारी मेहनत को रिकॉग्नाइज किया है। उसके बाद में अगला है जिसका नाम है मॉडल स्कूल, मॉडल विद्यालय। मॉडल विद्यालय बेसिकली उन जिलों के अंदर खोला जाता है जो आर्थिक दृष्टि से थोड़े से पिछड़े हुए हैं या फिर जहाँ पे एजुकेशन अभी बहुत ज़्यादा ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई। तो उनको हम लोग, पूरा नाम उनका है स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल। स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल। अभी नंबर कितने हैं उनको अभी छोड़ सकते हैं आप लोग, बाकी इसका प्रावधान भी समग्र शिक्षा के अंतर्गत सम्मिलित है। इसके साथ साथ हम लोगों ने स्कूलों के बेहतर मैनेजमेंट के लिए एक मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम या प्रबंधन सूचना प्रणाली जारी कर रखी है जिसका नाम है एकीकृत शाला दर्पण। एकीकृत शाला दर्पण के अंदर जितने भी प्राथमिक विद्यालय हैं उनकी सारी बुनियादी जानकारी स्कूलों के बारे में, शिक्षकों के बारे में, विद्यार्थियों के बारे में, वो मूलभूत जानकारी उसमें एकत्र की जाती है और हर समय रियल टाइम वो जानकारी अवेलेबल होती है। MIS का मतलब होता है जब हम कोई भी बड़ा निर्णय लेते हैं तो निर्णय लेने के लिए सूचनाएं चाहिए, और जब हमारे पास आंकड़े या सूचनाएं प्रॉपर नहीं होंगी तो हम फिर कोई भी एक्शन ले नहीं पाएंगे। तो इसके माध्यम से हमें प्रॉपर सूचनाएं एकत्र करना और अवेलेबल रहती है। उसके बाद में है शिक्षक प्रदर्शन मूल्यांकन कार्यक्रम। शिक्षक प्रदर्शन मूल्यांकन कार्यक्रम का मतलब है कि जिस तरह से प्राइवेट कंपनीज के अंदर या प्राइवेट में 1 साल के बाद में कर्मचारी की परफॉर्मेंस देखी जाती है, उसने काम कैसा किया, ठीक वैसे ही अब हम कई पैरामीटर के आधार पे शिक्षक का प्रदर्शन, उसने कैसा काम किया 1 साल में, उसका भी मूल्यांकन करते हैं और मूल्यांकन के आधार पे उनको आगे प्रोत्साहन दिया जाता है। इसके साथ साथ ये ज़रूरी समझा जाता है कि अगर शिक्षक ट्रेंड होगा, अगर प्रशिक्षित होगा तो अच्छा काम करेगा। तो हम लोग शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए समय समय पे कई प्रकार के कार्यक्रम चलाते रहते हैं, जिसमें से राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जब आई तो उसके अनुसार भी जो नए प्रोग्राम है वो हम लोग चलाते हैं। प्रोग्राम का नाम याद कर लीजिए। पहले हमने चलाया था निष्ठा 2.0, जिसमें 1 से 5 तक में पढ़ाने वाले, पहली से 5वीं तक में पढ़ाने वाले टीचर्स को एजुकेशन, उनको प्रशिक्षण दिया गया। और फिर चलाया जा रहा है निष्ठा 3.0। तो ये याद कर लीजिए, निष्ठा 2.0 और 3.0 बेसिकली ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में ट्रेनिंग दी गई थी। उसके बाद अगला है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों हेतु गतिविधियाँ। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो किसी कारण से मुख्य धारा से जुड़े हुए नहीं हैं, विशेष रूप से योग्य हैं, या उनके अंदर कुछ डिफरेंट एबिलिटीज़ हैं, तो ऐसे बच्चों को भी हम लोग अब कोशिश करते हैं कि मुख्य धारा से जोड़ें। और मुख्य धारा से जोड़ने के लिए अलग से उनके लिए एक शिक्षा प्रणाली हम लोग विकसित करते हैं, जिसमें उन बच्चों के प्रति लोगों के अंदर बुरा भाव आने की बजाय एक सकारात्मक सोच विकसित हो। उसके साथ नेक्स्ट है सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी योजना। मतलब ये इसका है कि कंप्यूटर संबंधी कामों में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी संबंधी कामों में सरकार क्या कर रही है। तो उसके लिए पहली एक योजना चल रही है जिसका नाम है क्लिक। क्लिक नाम आप जानते हैं कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है। ये क्लिक क्या है, बेसिकली 6ठी से 10वीं तक के जो बच्चे हैं उन सभी बच्चों को कंप्यूटर से जुड़ी हुई शिक्षा अच्छे से मिले, उसके लिए एक योजना, क्लिक योजना चलाई जा रही है। ये योजना मेनली हम लोग कहाँ कहाँ पे चलाते हैं, गवर्नमेंट माध्यमिक स्कूल में, उच्च माध्यमिक स्कूल में, और इसके साथ साथ स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल में। इन तीनों स्कूलों को इसके अंदर हम लोग कवर करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपका दीक्षा राइज पोर्टल। दीक्षा राइज पोर्टल बेसिकली क्या है, देखिए दीक्षा राइज पोर्टल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है वो, और उसके साथ साथ दीक्षा सेंट्रल PMU है, उन दोनों के तत्वाधान में एक बना हुआ है, कंबाइंड पोर्टल है। इसका एप्लीकेशन भी है, तो इसका एक पोर्टल मतलब वेबसाइट है और उसका एक एप्लीकेशन भी है। और इसका काम क्या है
सारी की सारी जो क्लासरूम की बुक्स वगैरह होती हैं उन सारी बुक्स को यहाँ पे क्यूआर कोड से जोड़ दिया जाता है, और क्यूआर कोड को स्कैन करके, क्योंकि कंप्यूटर का ज़माना है तो मोबाइल से क्यूआर कोड स्कैन कीजिए और क्यूआर कोड स्कैन करके आप उस बुक को पढ़ सकते हैं। तो वो यहाँ पे काम किया गया है। उसके बाद में है राष्ट्रीय आविष्कार अधिनियम, राष्ट्रीय आविष्कार अभियान। राष्ट्रीय आविष्कार अभियान क्या है? देखिए, बच्चों के लिए आपने देखा होगा कई बार कि बच्चों के लिए मेले वगैरह स्कूलों में लगाए जाते हैं, और उन मेलों में बच्चों को बोला जाता है कि आप नए नए मॉडल्स बना के लाइए। जो बच्चा अच्छा मॉडल बना के लाता है उसको प्रोत्साहित किया जाता है, फिर उनको आगे जाके राज्य स्तर पर, फिर नेशनल स्तर पर अपने मॉडल्स प्रेजेंट करने होते हैं। तो ऐसी गतिविधियाँ कंटिन्यूसली चल रही हैं, उसका नाम क्या है? राष्ट्रीय आविष्कार अभियान। उसके बाद बात आती है वैकल्पिक स्कूल शिक्षा और औपचारिक शिक्षा प्रकोष्ठ। इसके संबंध में वैकल्पिक शिक्षा मतलब अल्टरनेट मोड ऑफ एजुकेशन में क्या क्या काम हुआ, तो देखिए, एक तो पहली से 8वीं तक के छात्रों के लिए ट्रांसपोर्ट और एस्कॉर्ट सुविधाएं। वो क्या है? स्कूलों के अंदर बच्चे अब दूर दूर से भी आते हैं, तो जब दूर से बच्चा आता है तो उसको ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी चाहिए, और कई बार वो बच्चा इसलिए स्कूल नहीं पहुंचता क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन नहीं है। अगर ट्रांसपोर्टेशन आता है तो ये लगता है कि बच्चे के साथ में संभालने वाला कोई नहीं है गाड़ी में, तो भी पेरेंट्स बच्चों को भेजने से डरते हैं, इसलिए हम किसी को साथ लाने की व्यवस्था कर देते हैं, जिसको एस्कॉर्ट बोलते हैं। तो उसके लिए ये ट्रांसपोर्ट और एस्कॉर्ट सुविधाएं अब हम लोग विकसित कर रहे हैं। मेनली किस किस के लिए? ऐसे बच्चे जो पहली से 5वीं तक पढ़ते हैं और जिनके पास में 1 किलोमीटर के अंदर स्कूल नहीं है, उन बच्चों के लिए। दूसरी तरफ 6ठी से 8वीं तक के वो बच्चे जिनके पास 2 किलोमीटर के भीतर कोई भी ऐसा गवर्नमेंट स्कूल नहीं है, उनको हम लोग परिवहन की या ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी देते हैं। ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी कैसे देंगे? गवर्नमेंट उनके लिए कोई स्पेशल बस, स्कूल बस वगैरह नहीं चलाएगी, उनको ट्रांसपोर्ट वाउचर दे दिए जाते हैं, जिस वाउचर के माध्यम से टिकट की जगह वाउचर दे के उनका काम चल जाता है। उसके बाद ठीक ऐसे ही 9वीं से 12वीं तक की जो स्टूडेंट्स हैं, छात्राएं हैं, लड़कियां हैं, उनके लिए, गर्ल्स स्टूडेंट के लिए भी गवर्नमेंट ये व्यवस्था करती है। कंडीशन ये है कि 5 किलोमीटर के दायरे में उनके पास में स्कूल नहीं होना चाहिए। तो अगर उनके पास 5 किलोमीटर के दायरे में स्कूल नहीं है तो उनके लिए भी हम लोग ट्रांसपोर्ट वाउचर इशू कर देते हैं, जिसके माध्यम से वो स्कूल जाने का काम कर सकते हैं। उसके बाद अगला है लाइब्रेरी ग्रांट या पुस्तकालय अनुदान। इसका बेसिकली हम लोग उद्देश्य ये समझते हैं कि बच्चों में किताबें पढ़ने की आदत पड़े, और जब किताबें पढ़ने की आदत पड़ेगी तो बच्चे अलग से, एक बोलते हैं ना कि पढ़ाई के अलावा भी रुचि लेंगे उनमें। तो इसलिए सभी स्कूल पुस्तकालयों को मजबूत करने के लिए पुस्तकालय अनुदान सारे स्कूलों को दिया जा रहा है, और इसका एक टैगलाइन रखा गया है, पढ़े भारत बढ़े भारत। मतलब पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। तो ये यहाँ पे कोशिश की जा रही है, सभी आयु वर्ग के बच्चे वहाँ पे जाके किताबें पढ़ें, उनमें पढ़ने की आदत पड़े। ठीक ऐसे ही स्कूलों में खेल अनुदान या स्पोर्ट्स ग्रांट भी हम लोग कंटिन्यूसली दे रहे हैं, सो दैट स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के प्रति भी बच्चों का रुझान हो। और इसका भी आप जानते हैं, खेल इंडिया खिले इंडिया, ये इसका टैगलाइन है। उसके बाद है कंपोजिट स्कूल अनुदान। कंपोजिट स्कूल अनुदान क्या है? अभी तक जो अनुदान देखे, जैसे पुस्तकालय के लिए हो गया, खेल के लिए हो गया, ये सब चीज़ों के लिए अलग अलग हुआ करता था, लेकिन स्कूलों के अंदर छोटी बड़ी इतनी एक्टिविटीज़ होती हैं कि सबको एक साथ मैनेज करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, उनके लिए पैसे नहीं होते। इसलिए स्कूल की सारी बेसिक नीड, जैसे कि बिजली, जैसे कि पानी, मेंटेनेंस, साफ सफाई, और जो रूटीन खर्चे होते हैं वो, खेल सामग्री, प्रयोगशाला, इंटरनेट का बिल, टेलीफोन का बिल, इन सब के लिए भी स्कूलों को कंबाइंड पैसे दिए जा रहे हैं, जिसका नाम है कंपोजिट स्कूल ग्रांट। इनमें सिर्फ आपको नाम पता होना चाहिए, बाकी इसमें ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। अगला है संकुल संदर्भ केंद्र अनुदान। ये संकुल संदर्भ केंद्र क्या है? हर स्कूल के अंदर शिक्षक होते हैं, उनको अगर कोई हेल्प चाहिए तो उस हेल्प के लिए उनको दूर दूर तक जाना पड़ता है। अब ऐसा ना हो, इसके लिए हम लोगों ने क्या किया कि ग्राम पंचायत में उपलब्ध जितने भी विद्यालय हैं उनको कार्यस्थल पर ही सुविधा मिले, इसके लिए हम लोगों ने वहीं पे एक नोडल केंद्र स्थापित कर दिया, और ग्रामीण क्षेत्र का जो नोडल केंद्र है वो संकुल संदर्भ केंद्र अनुदान केंद्र कहलाता है। उसके बाद में बहुत सारे एफर्ट शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए भी हो रहे हैं। शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए मतलब क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बढ़े, इसके लिए एक पुरस्कार है जिसका नाम है इंदिरा प्रियदर्शिनी अवार्ड। ये इंदिरा प्रियदर्शिनी अवार्ड बेसिकली CBSE न्यू दिल्ली के द्वारा जो कक्षा 12 की परीक्षा आयोजित होती है उसके आधार पर दिया जाता है। हम ये देखते हैं कि राज्य स्तर में CBSE परीक्षा में प्रथम स्थान पे कौन बच्ची आई, उसको हम लोग यहाँ पे पुरस्कार देंगे, और इसमें बहुत सारी लड़कियों को पुरस्कार मिला भी है। और ये खास बात है कि जो स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल आजकल बहुत पॉपुलर हो रहे हैं, उनकी 1016 बालिकाओं को ये पुरस्कार मिला है। उसके बाद अगला है इंस्पायर अवार्ड मानक योजना।
तो ये इंस्पायर अवार्ड मानक योजना बेसिकली क्या है, बच्चों में वो बच्चे जिनकी वैज्ञानिक रुचि है, जो थोड़ा बहुत शोध वगैरह करते हैं छोटा मोटा, उनको दिया जाता है। और देश में राजस्थान ने देश में इसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया है, क्योंकि राजस्थान की तरफ से 10,019 बाल वैज्ञानिक इंस्पायर अवार्ड के लिए चयनित हुए हैं। उसके बाद में है महात्मा गांधी राजकीय मॉडल विद्यालय अंग्रेजी माध्यम की स्थापना। ये गवर्नमेंट का एक लैंडमार्क कदम है, क्योंकि अभी तक सरकारी स्कूलों के प्रति लोगों का रुझान कम था, ये मानते हुए कि सरकारी स्कूलें तो सिर्फ और सिर्फ हिंदी माध्यम की ही होती हैं। इसलिए जो अपने बच्चों को आज के नए ज़माने के हिसाब से अंग्रेजी की शिक्षा दिलाना चाहते थे, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना चाहते थे, वो कभी भी गवर्नमेंट स्कूल के अंदर बच्चों को भेजते नहीं थे। अब गवर्नमेंट ने इंग्लिश मीडियम स्कूलों में स्टार्ट कर दिया और ये कॉन्सेप्ट बहुत जल्दी से पॉपुलर हुआ है। ऐसा भी देखा गया है कि कुछ एक इंग्लिश मीडियम स्कूलों में तो एडमिशन के लिए जितनी जगह थी उससे ज़्यादा आवेदन आए और स्कूल वालों को चुनना पड़ा कि किसको एडमिशन देंगे या किसको एडमिशन नहीं देंगे। उसके बाद नेक्स्ट है आपका निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वाला प्रोग्राम हम ऑलरेडी पढ़ चुके। इसके बाद में अगला है आपका कालीबाई हील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना। ये हम लोग जानते हैं कि ऐसी छात्राएं जो कमज़ोर वर्ग से आती हैं, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए वर्ग से आती हैं, या उनके माता पिता या संरक्षक, मतलब उनका परिवार जो है परिवार की सभी स्रोतों से आए, 2.5 लाख रुपए से कम है, और जिन्होंने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा में 10वीं या 12वीं क्लास में विज्ञान वाणिज्य कला प्रवेशिका व उपाध्याय परीक्षा में 85% से ज़्यादा नंबर प्राप्त किए हैं, उनको एक स्कूटी यहाँ पे गिफ्ट में दी जाती है। तो बच्चियों को अगर 10वीं या 12वीं में 85% या उससे ज़्यादा नंबर आते हैं, 85% ज़्यादा मार्क्स, तो उनको इस योजना के तहत स्कूटी दी जाती है। अब स्कूलों को धीरे धीरे गवर्नमेंट स्कूलों को मॉडर्नाइज किया जा रहा है, तो बच्चों को स्कूल आने में मज़ा आए, बच्चों को स्कूल आने के लिए रुचि हो और स्कूल से उनकी कनेक्टिविटी बढ़े, इसलिए स्कूलों में एक दिन नो बैग डे मनाया जाता है। नो बैग डे का मतलब उस दिन बच्चों को बैग नहीं लेके आना, दूसरी भाषा में उस दिन बच्चों के लिए जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, वो ज़्यादा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, उस दिन उनको पढ़ाई लिखाई से छुट्टी मिल जाती है। ऐसे ही महात्मा गांधी पुस्तकालय व अध्ययन कक्ष, ये क्या चीज़ है? देखिए, हम लोग धीरे धीरे ये चाहते हैं कि बच्चों में पढ़ाई के प्रति रुचि आए। इसके लिए ग्राम पंचायत स्तर पे पंचायत को प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी के पास हम जिम्मेदारी डाल के ग्राम पंचायत स्तर पे धीरे धीरे पुस्तकालय या वाचनालय बना रहे हैं, जिनका नाम है महात्मा गांधी पुस्तकालय और अध्ययन कक्ष। ऐसे ही एक और है जिसका नाम है महिला शिक्षण विहार। महिला शिक्षण विहार बेसिकली उन महिलाओं को टारगेट करता है जिन महिलाओं की उम्र 15 से 30 साल की है, और वो महिलाएं या तो तलाकशुदा हैं, या विधवा हैं, या आदिवासी विधवा है महिलाएं हैं, आदिवासी समुदाय से संबंध रखती हैं, या वंचित समूह की महिलाएं हैं, तो उनको यहाँ पे हम शिक्षा का अवसर प्रदान करते हैं। और इसके साथ साथ 10वीं तक के आवासीय विद्यालय उनके लिए बनाए गए हैं। उनके जीवन स्तर को हम लोग चाहते हैं कि वो एनहेंस हो जाए, तो ये सारे काम यहाँ पे किए जाते हैं। कोशिश करते हैं कि महिलाएं आत्मनिर्भर बन जाएं। पहला जो शिक्षण विहार शुरू किया गया है वो झालावाड़ में शुरू किया गया है। इसमें महिलाओं को पढ़ाने लिखाने के साथ साथ व्यावसायिक गतिविधियों की ट्रेनिंग भी देते हैं, तो दैट वो आत्मनिर्भर बनके कोई व्यावसायिक कार्य करके अपना जीवन यापन कर सकें। उसके बाद में एक और अभियान चलाया जा रहा है जिसका नाम है पढ़ना लिखना अभियान। पढ़ना लिखना अभियान बेसिकली क्या है? देखिए, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। सेंट्रल गवर्नमेंट की मतलब भारत की केंद्र सरकार की राज्य स्कीम है, और इसके अंदर हम लोग कोशिश ये करते हैं कि वो लोग जो 15 साल या अधिक आयु वर्ग के हैं और अभी तक पढ़े नहीं हैं, उनको हम इस योजना के अंदर साक्षर करने की कोशिश करते हैं। स्पेसिफिकली हम लोग टारगेट करते हैं कि महिलाओं को शिक्षा मिले, मतलब ऐसे लोग जो शिक्षा से वंचित रह गए उनको टारगेट करके 15 से ऊपर आयु वर्ग वालों को उनको यहाँ पे पढ़ाते हैं। क्यों? 14 साल तक के लिए तो अनिवार्य शिक्षा है, लेकिन जो बच्चे ऑलरेडी 14 से ऊपर हो गए, 15 से ऊपर चले गए, उनको यहाँ पे हम कवर कर लेते हैं। और इसके अंदर जो स्वयं सेवक होते हैं, या यूँ समझें कि जो NGOs वगैरह होते हैं, उनके माध्यम से पढ़वाने की कोशिश की जाती है। उसके बाद नेक्स्ट है परिवार साक्षरता। ये परिवार साक्षरता क्या है? इसमें बच्चों को प्रेरित किया जाता है कि आपके परिवार में आपका चाचा, दादा, नाना, मामा, जो भी परिवार में कोई सदस्य अगर निरक्षर है तो बच्चा ही उसको एक बेसिक एजुकेशन देके साक्षर बनाने की कोशिश करता है। उसके बाद नेक्स्ट है निरक्षर महिलाओं के लिए विशेष कक्षाएं। ये बेसिकली ऐसे जिलों में है जहाँ पे जिले बहुत दुर्गम एरिया में हैं, महिलाओं की साक्षरता दर 40% से कम है, वहाँ पे अलग से महिलाओं के लिए एक साक्षरता कार्यक्रम चलाया जाता है जिसका नाम है निरक्षर महिलाओं के लिए विशेष कक्षाएं। अब एक मिशन चलता है जिसका नाम है ईच वन टीच वन। ईच वन टीच वन का मतलब है प्रत्येक व्यक्ति कम से कम एक व्यक्ति को पढ़ाएगा। अब यहाँ पे समाज के जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं उनको हम लोगों ने रिस्पॉन्सिबल बना दिया कि आपको कम से कम एक आदमी को तो पढ़ाना ही है। कौन कौन व्यक्ति इसमें जिम्मेदार है? जैसे कि पंचायत का प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी,
मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, जिला साक्षरता और सतत शिक्षा अधिकारी, एनसीसी के कैडेट, स्काउट गाइड, नेहरू युवा केंद्र के कार्यकर्ता, इन सभी को जिम्मेदारी दे दी कि आप सबको कम से कम एक व्यक्ति को तो पढ़ाना ही पढ़ाना है। उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं हम लोग उच्च शिक्षा के बारे में राजस्थान में क्या स्टेटस है। देखिए, उच्च शिक्षा के संबंध में राजस्थान के अंदर टोटल मिला के 8 डीम्ड यूनिवर्सिटी, 28 राज्य वित्त पोषित विद्यालय विश्वविद्यालय और 52 निजी क्षेत्र के, तो 52 तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, 28 ऐसी हैं जो स्टेट फाइनेंस्ड हैं, और इसके साथ में 8 डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ राजस्थान के अंदर अभी चल रही हैं। और राजस्थान के अंदर अभी नई घोषणा हुई थी जिसका नाम था, इसी बजट में हुई थी, महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंस से शुरू किया जाएगा, जिसमें गांधी जी के जो विचार हैं उनको पढ़ाया जाएगा। तो इसको शुरू कर दिया गया है। जयपुर के अंदर सेक्रेटरीट के सामने एक पार्क है जिसका नाम है सेंट्रल पार्क। सेंट्रल पार्क के अंदर ही एक कनक भवन नाम से बिल्डिंग बनी हुई है, वहाँ पे इसको स्टार्ट कर दिया गया। धीरे धीरे इसके अंदर अनुसंधान कार्य, डिग्री प्रोग्राम वो सब शुरू किए जा रहे हैं। ऐसे ही अगर हमसे पूछा जाए कि संस्कृत एजुकेशन के मामले में राजस्थान की क्या स्थिति है, तो हम लोग बोलेंगे कि राजस्थान के अंदर एक अलग से संस्कृत निदेशालय या डायरेक्टरेट कार्यरत है जो संस्कृत संबंधी शिक्षा को पूरी तरह से कंट्रोल करता है। राजस्थान के अंदर संस्कृत विश्वविद्यालय भी है, मतलब संस्कृत यूनिवर्सिटी भी है, और राजस्थान पूरे देश में संस्कृत एजुकेशन के नाम में जो मुख्य राज्य हैं, अग्रणी राज्य हैं, उनमें से राजस्थान एक स्थान रखता है। इसके साथ संस्कृत एजुकेशन को बढ़ाने के लिए राजस्थान के अंदर संस्कृत शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण संस्थान, जिसका पूरा नाम है SSIERT, ये भी बनाया गया है, जो महापुरा, जयपुर के पास में महापुरा में स्थित है। और इसकी कोशिश ये होती है कि पहली से 8वीं तक के बच्चों को संस्कृत एजुकेशन कैसे दी जाए, उनका पाठ्यक्रम वगैरह निर्धारित करना, वो सब इनका काम होता है। इसके साथ साथ जो शिक्षक हैं उनको ट्रेनिंग देना, उनको बताना कि संस्कृत को और इफेक्टिवली कैसे पढ़ाया जा सकता है, ये सारे काम ये करते हैं। ये विभाग कौन कौन सी योजनाएं चलाता है, तो ये विभाग भी गार्गी योजना चलाता है, मतलब संस्कृत वाली स्टूडेंट्स के लिए। गार्गी योजना वही है जिसके अंदर आपको पता है कि 85% से ज़्यादा नंबर लाने पर छात्राओं को अवार्ड मिलता है। तो यहाँ पे 75% है, सॉरी, तो जो स्टूडेंट 75% से ज़्यादा नंबर लाएंगी उनको यहाँ पे पुरस्कार मिलता है। कितना पुरस्कार मिलता है वो हम लोग देखते हैं। अगर मान लीजिए कि वरिष्ठ उपाध्याय की छात्रा है तो 5,000 रुपये, और प्रवेशिका की छात्रा है तो 3-3 हज़ार रुपये की 2 किस्तें उनको उनके अकाउंट में जमा करा दी जाती है। इंपॉर्टेंट बात है, आजकल पैसे सीधे अकाउंट में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू जाते हैं। उसके बाद है इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार, तो इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार भी यहाँ पे दिया जा रहा है। और इसके अंदर इस पुरस्कार में देखिए, वरिष्ठ उपाध्याय की छात्रा को 1 लाख रुपये और स्कूटी 1 लाख, और स्कूटी प्रवेशिका की छात्रा को 75,000 रुपये, और 8वीं की छात्रा को 40,000 रुपये, मतलब 8वीं 10वीं और 12वीं की छात्राओं को क्रमशः 40,000, 75,000 और 1 लाख रुपये दिए जाते हैं। 12वीं की छात्रा को स्कूटी भी मिलेगी। इसके साथ साथ अगला है लैपटॉप। वरिष्ठ उपाध्याय, प्रवेशिका और कक्षा 8, इनमें जो 70% से ज़्यादा नंबर लाएंगे उन विद्यार्थियों को लैपटॉप फ्री में दिया जाता है। और उसके बाद अगला है आपकी बेटी योजना। आपकी बेटी योजना में वो लड़कियाँ जो 1ली से 8वीं तक या 9वीं से 12वीं तक पढ़ रही हैं, और अगर उनका परिवार गरीबी रेखा से नीचे है और उनके माता या पिता में से किसी एक की मृत्यु हो गई है, तो इस योजना में उन बच्चियों को कवर किया जाता है और उनको 2500 रुपये 9वीं से 12वीं वालों को, और उससे 8वीं से लेके 8वीं तक की स्टूडेंट्स को 2100 रुपये, 9वीं से 12वीं वालों को 2500 रुपये इसमें दिए जाते हैं। उसके बाद में है मैनेजमेंट एजुकेशन या इंजीनियरिंग एजुकेशन की। राजस्थान में मैनेजमेंट एजुकेशन के संबंध में क्या काम हो रहा है और इंजीनियरिंग में क्या काम हो रहा है। हम लोग ये जानते हैं कि राजस्थान में इंजीनियरिंग के क्षेत्र में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़, बहुत सारे कॉलेजेस काम करते हैं, और आर्किटेक्चर के कॉलेजेस भी हैं, इसके साथ साथ पॉलीटेक्निक कॉलेज भी हैं। तो अगर हम लोग नंबर काउंट करें तो राजस्थान के अंदर 87 ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं जो इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग देते हैं। और पॉलीटेक्निक के एरिया में हम लोग अगर देखें तो पॉलीटेक्निक में 133 पॉलीटेक्निक अभी राजस्थान के अंदर कार्यरत हैं। इसके साथ साथ ITI की बात अगर हम लोग करें तो बहुत सारी ITI कार्यरत हैं, जिसमें शिल्पकारी के लिए, इन सब के लिए भी नई नई ITI बन रही हैं। और इसके अलावा कुछ महिला ITI भी बनाई गई हैं। वर्तमान में 11 नई महिला ITI स्वीकृत की गई हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है चिकित्सा और स्वास्थ्य। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात आती है कि चिकित्सा और स्वास्थ्य के संबंध में क्या काम हुआ। अभी तक हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ शिक्षा की बात की थी। चिकित्सा के संबंध में बहुत सारे काम हुए, और स्पेसिफिकली अब कोरोना के बाद में तो एफर्ट हमारे और भी ज़्यादा बढ़ गए। तो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नीति आयोग के द्वारा एक प्रोग्राम आयोजित करवाया था जिसका नाम था हेल्थी स्टेट्स प्रोग्रेसिव इंडिया, कि अगर स्टेट हेल्दी रहेंगे
तो इंडिया प्रोग्रेसिव रहेगा, जिसके अंदर सभी स्टेट्स का एक सूचकांक इंडेक्स दिया गया और उसके माध्यम से मूल्यांकन किया गया। तो भारत के सभी राज्यों में राजस्थान को 2019-20 में 16वां स्थान मिला है। इसका मतलब ये बहुत बुरा तो नहीं है, ठीक ठाक है। इसके साथ साथ हमने कई जगह राजस्थान में नए नए इनोवेशन किए हैं। जैसे राजस्थान में एक बहुत शानदार काम किया गया है जिसका नाम है मदर और चाइल्ड केयर सेंटर। पहले नहीं थे राजस्थान में सरकारी में ऐसे प्रावधान, तो मदर और चाइल्ड केयर स्थापित किया है हम लोगों ने। कहाँ पे? राजकीय चिकित्सालय ओसिया, जोधपुर में। उसके बाद राजस्थान सरकार ने एक अभियान चला रखा है जिसका नाम है निरोगी राजस्थान। निरोगी राजस्थान के अंदर हम लोग कोशिश ये करते हैं कि राजस्थान के जो लोग हैं उनको स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं ना आए, और अगर आ जाती हैं तो वो तुरंत प्रभाव से उनका निराकरण किया जा सके। अब कौन कौन सी प्रोग्राम इसके अंदर कवर किए जा रहे हैं, तो देखिए, इसमें हम जनसंख्या नियंत्रण के काम या परिवार कल्याण के कार्यक्रम को शामिल करते हैं, वृद्धावस्था से जुड़ी हुई समस्याएं उनको शामिल करते हैं, महिला स्वास्थ्य को शामिल करते हैं, मौसम से होने वाली बीमारियां इसमें शामिल है, किशोरावस्था में जो बीमारियां हो जाती हैं वो शामिल हैं, असंचारी रोग। असंचारी रोग मतलब जो जीवन शैली पर आधारित हैं, जैसे कि हृदय रोग हो गया, मोटापा हो गया या डायबिटीज़ हो गई, ये सब। अलग अलग प्रकार के टीकाकरण, ड्रग्स की लत वगैरह छुड़ाना, खाने पीने में मिलावटों को दूर करना, पोल्यूशन, ये सारी की सारी चीज़ें इसी के अंदर शामिल हैं। उसके बाद शामिल हैं। अब देखते हैं, अब हम लोगों ने स्वास्थ्य मित्र के नाम से कुछ लोगों को प्रशिक्षित करके अपॉइंट कर रखा है। ये स्वास्थ्य मित्र महिला और पुरुष दोनों ही हो सकते हैं। और इनका मुख्य काम क्या होता है? इनका मुख्य काम होता है जनता को चिरंजीवी स्वास्थ्य शिविरों में भाग लेने और स्वस्थ रहने के लिए जागरूक करना। तो ये जनता के बीच में रह के जनता को जागरूक करके इन सुविधाओं से जोड़ने का प्रयास करते हैं। जैसे कि दिल्ली में जनता क्लिनिक खोले गए हैं, उन्हीं की तर्ज पे राजस्थान में भी जनता क्लिनिक खोले गए हैं। इनका उद्देश्य ये होता है कि शहरों में जो गरीब और कमज़ोर लोग हैं उनको उच्च गुणवत्ता वाली इलाज की फैसिलिटी मिले, मुफ्त मिले, स्पेसिफिकली स्लम्स वगैरह में, झुग्गी बस्तियों वगैरह में जहाँ पे ऐसी स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है, सरकारी अस्पताल वगैरह नहीं है, वहाँ पे जनता क्लिनिक खोले गए हैं। वर्तमान में मात्र 13 जनता क्लिनिक हैं। इन 13 जनता क्लिनिक में कुछ दवाइयाँ और दवाइयों के साथ में कुछ जाँच, कुछ मेडिकल टेस्ट वो फ्री कर दिए जाते हैं। ओपीडी तो फ्री होता ही है। उसके बाद में मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना। देखिए, 2011 में ये मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना शुरू की गई थी और राजस्थान में जितने भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, उप स्वास्थ्य केंद्र हैं जिसको CHC, PHC इन नामों से जाना जाता है, तो उन सभी के अंदर हम लोग मुफ्त में कुछ दवाइयाँ पेशेंट्स को उपलब्ध करा देते हैं। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। जैसे हम लोग दवाइयाँ मुफ्त देते हैं वैसे ही अब कुछ जांचें, कुछ इलाज भी पेशेंट्स को मुफ्त दे दिए जाते हैं। तो जब कोई भी पेशेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए आता है तो कुछ एक इलाज उनके जो बेसिक इलाज है, बेशुल्क जांच है, वो निःशुल्क कर दिए जाते हैं। आप सभी जानते हैं कि राजस्थान में सारे के सारे जिले ही फ्लोरोसिस से पीड़ित हैं। तो फ्लोरोसिस प्रभावित होने के कारण 33 जिले राजस्थान में से प्रभावित हैं। उनमें से 30 जिलों के अंदर हम फ्लोरोसिस नियंत्रण और रोकथाम कार्यक्रम चला रहे हैं। इसके अलावा राजस्थान में एक और कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिसमें लोगों की जो ओरल हेल्थ है, ओरल हेल्थ मतलब जो मुंह से, दांत से, इनसे संबंधित है, उसके स्वास्थ्य में सुधार के लिए भी राजस्थान सरकार अलग से कार्यक्रम चला रही है। और ये कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में इक्वली चलता है। इसके साथ जैसे हमने आदर्श गांव बनाया, आदर्श स्कूल बनाया, वैसे ही आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और मॉडल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ये बनाया जाता है। उसकी कोशिश ये होती है कि इस तरह से उसको एस्टैब्लिश किया जाए कि वो गुणवत्ता का अपने आप में एक मानक हो और दूसरों को भी प्रेरित करने का काम करे। और जिस तरह से शिक्षा में और हर चीज़ में हम लोग प्राइवेट पार्टनरशिप को लेके आते हैं, वैसे ही यहाँ पे भी अब हम लोग हेल्थ में भी प्राइवेट पार्टनरशिप को लेके आ रहे हैं। तो PPP मोड जिसको हम बोलते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जिसमें सरकार और जनता दोनों सहभागिता से, निजी क्षेत्र और सरकार सहभागिता से साझेदारी में काम करते हैं, वो हम शुरू कर रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए इसका उदाहरण है कि कांवटिया हॉस्पिटल जयपुर, इसके अलावा अलवर, भीलवाड़ा और सीकर, इनमें MRI मशीनें लगाई गई हैं रिसेंटली गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, और वो PPP मोड में लगी हैं। मतलब पूरी तरह से ना सरकारी हैं ना प्राइवेट, निजी क्षेत्र के सहयोग से चल रही हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट ने 2020 में एक अभियान बहुत ज़ोर शोर से चलाया जिसका नाम रखा शुद्ध के लिए युद्ध। ये शुद्ध के लिए युद्ध क्या है? बेसिकली ये देखा गया कि जो खाने पीने की चीज़ें हैं उनमें बहुत ज़्यादा मिलावट हो रही है और वो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं नागरिकों के स्वास्थ्य को बिगाड़ती है। इसलिए मिलावट को रोकने के लिए हम लोगों ने एक नया अभियान चला दिया जिसका नाम रखा शुद्ध के लिए युद्ध। और इसके अलावा राजस्थान के सभी जिलों के अंदर हमने राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम को भी लागू कर रखा है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा
कोविड-19 कि कोविड-19 के संबंध में राजस्थान सरकार ने क्या-क्या मुख्य प्रयास किए। देखिए, इसके प्रश्न आना बहुत ज़्यादा संभावित नहीं है, क्योंकि अब तो कोविड पुरानी बात होगी, लेकिन फिर भी 2-4 बातें हम इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। जैसे एक है मिशन लिसा। मिशन लिसा के माध्यम से हम लोगों ने क्या काम किया? हम लोगों ने उन लोगों को आइडेंटिफ़ाई किया जिनमें कोविड होने के बाद में डेथ होने की चांसेस ज़्यादा हैं, जिसको हम उच्च जोखिम समूह वर्ग बोलते हैं। उन व्यक्तियों को आइडेंटिफ़ाई किया, घर-घर जाके सर्वे किया, उनको जागरूक किया, समय पे उनकी जाँच कराई, जिसका नाम रखा गया मिशन लिसा। अगला है संसाधन, रिसोर्सेज। आप लोग ये जानते हैं कि कोरोना के कारण स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत कम पड़ गई थी और हर संसाधन दिख रहा था कि है ही नहीं। इसलिए जल्दी से चीज़ों को बढ़ाना था, तो गवर्नमेंट ने राजस्थान मेडिकल सर्विस कॉरपोरेशन के माध्यम से नई पीपी किट बनाना, N95 मास्क बनाना, ट्रिपल लेयर मास्क बनाना या फिर वायरल ट्रांसपोर्ट मीडियम बनाना, ये सारे के सारे गवर्नमेंट ने मैनेज किए और आपदा प्रबंधन के रूप में काम करके इस सप्लाई को इंश्योर किया। उसके साथ साथ अगला अगर हम लोग देखें तो कोविड में जिला कलेक्टर नोडल अधिकारी था, उसको भूल जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा, जिसका नाम है मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। 1 मई 2021 को ये शुरू हुई और अचानक से शुरू होते ही बहुत पॉपुलर भी हुई। इसका बेसिक उद्देश्य ये है कि सभी लोग जो आम जनता है, आम जनता प्राइवेट कंपनियों से अपना स्वास्थ्य बीमा इंश्योरेंस कराती है। बदले में उनको 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख के इलाज का गारंटी मिलती है कि हॉस्पिटल जाके इलाज करा लो। अब हमारी गवर्नमेंट ने ही करा दिया, जिसका नाम रखा मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। ये सभी के लिए है। सभी नागरिक जो भी इसमें अपना ये बीमा कराना चाहते हैं वो कर सकते हैं और बीमा करा के उनको गारंटी दी जाती है कि आपका एक लिमिट तक का इलाज मुफ्त में होगा। आप किसी भी हॉस्पिटल में जाके इलाज कर सकते हैं। इसमें उम्र की और परिवार के सदस्यों की संख्या की कोई सीमा नहीं है। और जिस समय ये सर्वे हुआ था उस समय 1.33 करोड़ चिरंजीवी योजना में परिवार शामिल हो गए थे। लोग नहीं है, परिवार हैं ये। चलिए, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसमें हम लोग बेनिफिट क्या देते हैं। इस योजना में 50,000 रुपये सामान्य बीमारियों के लिए और 4.5 लाख रुपए गंभीर बीमारियों के लिए, टोटल मिला के 5 लाख रुपए पर परिवार का कवर इसमें दिया जाता है। उपलब्धियां अगर हम लोग देखें तो राजस्थान सरकार ने कोविड के अंदर बहुत अच्छे से काम किया था और पूरे भारत में राजस्थान सरकार की वाहवाही हुई थी। तो देखिए, एक तो राजस्थान सरकार ने संपूर्ण राज्य में स्वास्थ्य के लिए योग के नाम से प्रोग्राम किया था, जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर किया गया। ऑनलाइन माध्यम से सभी लोगों को एक साथ योग करने के लिए प्रोत्साहित किया गया था। इसके अलावा राजस्थान ने जितनी भी सहकारी समितियां वगैरह थी चिकित्सा विभाग के अंदर, उन सबको हटा के उनकी जगह एक नया बोर्ड बना दिया, जिसका नाम रखा गया राजस्थान राज्य प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड। ठीक ऐसे ही राजस्थान के अंदर नई आयुष नीति 2021 लागू की गई है। और ये आयुष नीति क्या है? बेसिकली हम ये जानते हैं कि कोरोना के बाद में आयुर्वेदिक शिक्षा या आयुर्वेदिक इलाज, आयुर्वेदिक के अलावा होम्योपैथी का इलाज, मतलब जिनको हम बोलते हैं जो इलाज की प्राकृतिक विधियां हैं, वो अचानक से पॉपुलर हुई। तो उन सब को गवर्न करने के लिए हम लोगों ने एक आयुष डिपार्टमेंट बना रखा है। इसके अलावा भारत सरकार भी आयुष मिशन चलाती है, जिसका नाम है राष्ट्रीय आयुष मिशन। राष्ट्रीय आयुष मिशन के अंतर्गत राजस्थान सरकार ने राजस्थान आयुष सोसाइटी बनाई थी 2015 में और राष्ट्रीय आयुष मिशन का कार्यालय जयपुर में हमारे यहाँ पे है। अब इसमें होता क्या है, मैंने बताया आपको कि प्राकृतिक चिकित्सा इसमें शामिल है, जैसे कि आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी, योग आदि सब कुछ, तो वो इसके अधीन बढ़ावा देने का उनको प्रयास किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा होम्योपैथी। होम्योपैथी बेसिकली क्या है, ये आप जानते हैं कि होम्योपैथी इलाज की एक पद्धति है और इस पे भी धीरे धीरे लोगों का ट्रस्ट बढ़ता जा रहा है। हमारे राजस्थान के अंदर भी हम लोग इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। राजस्थान के अंदर 6 होम्योपैथी हॉस्पिटल हैं, कंप्लीट हॉस्पिटल जो होम्योपैथी के ही हैं। 186 क्लिनिक्स हैं, 61 एकल डॉक्टर इकाई हैं, 5 जिला अस्पताल हैं, 30 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं और 26 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं। और इसके साथ साथ 2 मोबाइल यूनिट भी हैं। मोबाइल यूनिट का मतलब है वो जाके फिर इलाज करते हैं। ठीक ऐसे ही यूनानी के संबंध में भी हम लोग जानते हैं कि यूनानी इलाज की प्राचीन पद्धतियों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि 2500 साल पहले ग्रीस में या यूनान में इसकी खोज हुई थी। राजस्थान में ये पद्धति आज भी प्रचलित है। 11 चिकित्सालय और 67 ग्रामीण और 195 शहरी औषधालय के माध्यम से यूनानी चिकित्सा राजस्थान में की जा रही है। अब एक योजना आती है गवर्नमेंट की, जिसका नाम है कर्मचारी राज्य बीमा योजना, जिसको ESI बोलते हैं। ESI बेसिकली क्या है, एम्प्लॉय जब नौकरी करता है तो उसकी सैलरी का एक हिस्सा, छोटा सा हिस्सा काट लिया जाता है और वो ESI के नाम से जमा कर दिया जाता है। एम्प्लॉय या उसके परिवार में अगर कोई बीमार होता है
तो उनको एक ईएसआई कार्ड दिया जाता है, कार्ड दिखा के वो अपना इलाज करा सकते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं ईएसआई योजना। इसमें वो कर्मचारी जहाँ पे किसी संस्थान में 10 से ज़्यादा वर्कर हों वहीं पे योजना लागू होती है, और उन कर्मचारियों की सैलरी 21,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तभी जाके वो इस योजना में कवर होंगे, अदरवाइज वो इस योजना में नहीं होंगे। 21,000 पर मंथ। अब कोई भी परिवार से बीमार होगा तो इलाज यहाँ पे जाके करा सकता है। इसके अंदर हर महीने कितने पैसे जाएंगे, जितनी सैलरी है कर्मचारी की उसका 3.25% तो नियोक्ता देता है, एम्प्लॉयर देता है, और कर्मचारी की सैलरी में से 0.75 इतना हम लोग काट लेते हैं। राजस्थान के अंदर ईएसआई में हॉस्पिटल भी और क्लिनिक भी दोनों चलाए जाते हैं। फिर एक सामान्य जानकारी है कि राजस्थान के अंदर कोविड वैक्सीनेशन कब शुरू हुआ था उसको भूल जाते हैं, क्योंकि शुरू नहीं, अब तो कोविड वैक्सीनेशन ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। उसके बाद में है राजस्थान जननी सुरक्षा योजना। जननी सुरक्षा योजना बेसिकली क्या है, प्रसव के समय, डिलीवरी के समय महिलाओं की डेथ हो जाती है, और या फिर डिलीवरी के जस्ट बाद बच्चों की डेथ हो जाती है, तो उसको कम करने के लिए जननी सुरक्षा योजना राजस्थान में संचालित की जा रही है, जिसमें हम लोग गर्भवती महिलाओं को और शिशुओं को निःशुल्क चिकित्सा और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। उसके बाद में है खसरा या रूबेला योजना। ये भारत सरकार की योजना है। 2023 तक हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि खसरा या रूबेला पूरी तरह से हट जाए, पूरी तरह से उन्मूलित हो जाए, गायब हो जाए। इसको लक्ष्य को हासिल करने के लिए राजस्थान भी पूरा जोर शोर से काम कर रहा है। राजस्थान में 2019 से इसमें काम हो रहा है, और 9 साल से लेके 15 साल के सारे बच्चों का टीकाकरण हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, नेशनल हेल्थ मिशन। नेशनल हेल्थ मिशन का बेसिकली ऑब्जेक्टिव ये है कि व्यक्तिगत स्तर पे, पारिवारिक स्तर पे, समुदाय स्तर पे पूरी तरह से जो स्वास्थ्य प्रणाली है हमारी उसको स्ट्रॉन्ग किया जाए, लोगों के स्वास्थ्य को एनहेंस किया जाए, लोगों का स्वास्थ्य खराब होने पे उनको अच्छी गुणवत्ता की स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके। इन सब को हम कोशिश करके कंबाइंड रूप से और एनुअल कंबाइन करके एक नेशनल लेवल पे कॉम्पोजिट एफर्ट के रूप में लाते हैं। फिर अगला है आशा बहन जी या आशा सहयोगिनी, ये तो नाम आपने सुना ही होगा। 2005 में जब ये नेशनल हेल्थ मिशन शुरू हुआ था, उसके बाद से ही आशा सहयोगिनी का जो रोल है वो बढ़ गया। आशा सहयोगिनी बेसिकली लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं तक लाने का, जोड़ने का काम करती है। राजस्थान में आशा को हम लोग आशा सहयोगिनी के नाम से जानते हैं, और इसका मुख्य काम क्या है, चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग को और महिला और बाल विकास विभाग को, दोनों को आपस में जोड़ने का काम ये करती है। उसके बाद में है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आप जानते हैं आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से या प्राइमरी स्कूलों के माध्यम से संचालित किया जाता है। इसमें बेसिकली 4D को हम लोग टारगेट करते हैं। 4D क्या है? पहला है डिफेक्ट एट बर्थ, जन्म के समय बच्चों के अंदर कोई विकार हो, बीमारी हो, डेफिशिएंसी हो, डेवलपमेंट डिले हो, मतलब धीरे विकास हो रहा हो, या डिसेबिलिटी हो, या बच्चों के अंदर कोई विकलांगता आ जाए, तो उसके संबंध में हम लोग यहाँ पे काम करते हैं। 40 बीमारियों को यहाँ पे चिन्हित किया गया है, और एक समर्पित मोबाइल यूनिट बनाई गई है जो जहाँ जरूरी होता है उस जगह जाके इलाज करती है। नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम। किशोर अवस्था में भी बच्चों को जब किशोर बनते हैं वो, तो कई तरह की बीमारियां घेर लेती हैं, तो उनको उन बीमारियों से बचाने के लिए हम लोग ये प्रोग्राम चलाते हैं। राज्य में 10 इसमें प्रायोरिटी डिस्ट्रिक्ट या प्राथमिकता वाले जिले हैं। कौन कौन से? उदयपुर, राजसमंद, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बूंदी, धौलपुर, करौली, जैसलमेर, बाड़मेर और जालोर। वहाँ पे हम लोग इस प्रोग्राम को मुख्य रूप से शुरू करके वहाँ पे चला रहे हैं। इसके अलावा किशोर मैत्री स्वास्थ्य क्लिनिक इसके अंदर खोले गए हैं, उनको उजाला क्लिनिक के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट है हमारा जननी एक्सप्रेस। जननी एक्सप्रेस का मतलब है कि डिलीवरी के लिए महिलाओं को डेडिकेटेड एक एम्बुलेंस सुविधा दी गई है, और उसके लिए वो 104 या 108 पे फ़ोन कर सकती हैं। ठीक ऐसे ही मोबाइल ओपीडी के माध्यम से भी हम नवाचार कर रहे हैं। मोबाइल ओपीडी का मतलब है डॉक्टर को पेशेंट को चेक करने के लिए सारी सुविधाओं वाली एक वैन दे दी जाती है, और उस वैन को उस जगह भेज दिया जाता है जहाँ पे हॉस्पिटल या स्थायी स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है, जिसको हम लोग नाम दे देते हैं कि ये मोबाइल ओपीडी है। दूर दराज के क्षेत्र हो गए, रेगिस्तान हो गया, वहाँ पे जाके ये काम करते हैं। नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत ये कवर होता है। उसके बाद में अगला है ई संजीवनी टेली कंसल्टेशन। ये नई सुविधा शुरू की गई है, जिसके अंदर ये राष्ट्रीय स्तर की वेबसाइट है, राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है। अगर मान लीजिए इसको विकसित किसने किया, तो याद कर लीजिए सीडैक के द्वारा इसको विकसित किया गया है, और
भारत सरकार तो इसमें है ही। इसका नाम क्या देखिए, इसका नाम है eSanjeevani.opd.in। इसके माध्यम से आप इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ही ओपीडी की सुविधाएं या टेलीफोन कंसल्टेंसी की सुविधाएं ले सकते हैं। मतलब टेलीफोन पे ही आपकी जो छोटी मोटी इश्यूज़ हैं उनको समझ लिया जाता है और उसके हिसाब से आपको परामर्श दे दिया जाता है। तो ये राजस्थान में पूरा बुनियादी जो सामाजिक सुविधाएं हैं उनका स्टेटस था। हम लोग जल्दी ही मिलेंगे अगले चैप्टर में, अगले किसी टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग। थैंक्स अ लॉट।